अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यकीनन एक और भारतीय भोंडी साजिश है जिस पर न सिर्फ इस साजिश के जो मुतासरीन हैं उनके लवाकिन इस वक्त मोदी सरकार जो है उस पर बरस पड़े, बल्कि जो अपोजिशन जमातें हैं इस वक्त वो भी बहुत आड़े हाथों इस वक्त भारतीय हुकूमत को जो है वो लिया जा रहा है। और ये एक बात वहाँ पे की जा रही है और उस पर बाकायदा अब तो खुद इंडियन सरकार जो है वो भी इसे इंटेलिजेंस की नाकामी जो है वो करार दे रही है। साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से कि जनाब सरहद पार से अगर कोई आया तो कैसे आया, वहाँ से कैसे चला गया। इसके ऊपर अमित शाह जो है उनसे भी इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी से इस वाक़े को इसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए भी कहा जा रहा है। इस पे दुनिया भर में और फिर बिलखुसूस जिस तरीके से जो FIR इसकी मज़ाक़ खेज़ काटी गई वो खुद जग हसाई का सबब बन रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ तजियाकार और सनोबर इंस्टीट्यूट जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कितना भारी पड़ रहा है इस वक्त भारत को, क्योंकि वो अपनी हठधर्मी में तो उतरा हुआ है लेकिन पूरी दुनिया इसको किस तरह से ले रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिकी सदर ने आपको देखें उनका जो बयान आया कल, उन्होंने एक इंतहाई इसको नॉन सीरियस इशू देखा है। उन्होंने कहा कि जी ये 1500 साल पुराना इशू है, तो वो बेसिकली इंटरेस्टेड ही नहीं है नरेंद्र मोदी की कहानियां सुनने में। और अगर आप ये देखें कि ये बेसिकली फॉल्स फ्लैग जो करवाया गया था ये अमेरिका की अटेंशन लेने के लिए करवाया गया था। इंडिया ये चाहता था कि जो वेस्टर्न एलाइज हैं इंडिया की, उनको ये बताया जाए कि हम बड़े मुतासर हैं इस खित्ते में। तो जिस तरह चाइना एक बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, इसी तरह पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन जो अपनी कांग्रेस में खिताब किया तो उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, तो इंडिया के अंदर पैनिक थी कि ये इंडिया पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो है वो किस तरह बेहतर हो रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी और खासतौर पे अमेरिका की मदद ली जा सके। तो उसमें उनको काफ़ी डैमेज हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि वो ये भी दुनिया उनसे सवाल कर रही है कि एक दिन वाकया होता है और अगले दिन आप इंडस बॉर्डर ट्रीटी भी खत्म कर देते हैं, आप बॉर्डर भी बंद कर देते हैं, आप मिलिट्री कनेक्शन भी बंद कर, आप हर तरह का कारोबार बंद कर देते हैं, आप जिंदगी आप चलना ही नहीं चाहते उनके साथ। और अब लोगों ने पैटर्न समझना शुरू कर दिए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के पिछले तीन इलेक्शन लड़ चुके हैं और हर अपने 5 साल दौरे इक़्तिदार में वो एक वाकया करवाते हैं। 2016 में उड़ी करवाया, 2019 में उन्होंने पुलवामा करवाया, 2025 में ये पहलगाम करवाया और उस 5 साल उस वाकये के इर्द गिर्द गुजार देते हैं और ये कहते रहते हैं देखें जनाब पाकिस्तान ये करवाता है। तो आप इस पैटर्न को समझें, ये अभी वाकया हो गया, अगले 4 साल वो खामोश बैठेंगे, 2029 में फिर इलेक्शन आएगा, फिर तैयारी करेंगे, फिर एक पैगाम देंगे। तो वो ताल्लुकात को इस नहज में लेके जाना चाहते हैं कि वो जो 70, 75, 80 सालों में जो पाकिस्तान और भारत ने आपस में जो चीजें नॉर्मलाइज की वो हर चीज खत्म कर देना चाहते हैं। वो बेसिकली एक आपको पता है उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो मजहबी नजरिया है, वो उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। नहीं, लेकिन इस एग्रेशन की और इस समझ लें कि एडवेंचरिज्म की खुद भारत को क्या कीमत अदा करनी पड़ी है, स्पेशली अगर पाकिस्तान की प्रोएक्टिव अप्रोच जो इस वक्त रही उसके हवाले से भी आप बताइएगा। फिर जो पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए जो अपनी एयर स्पेस बंद की है वहां पर बड़ा कोहराम मचा हुआ है। देखें, इंडियन एयरलाइंस का वो जितना भी नुकसान होगा, अब वो जारी बात है इंडियन सारे नाराज होंगे कि आपने एक तो जारी बात है उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा फ्लाइट का, दूसरा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो आम आदमी जो ट्रैवल करता था वो जारी बात है बुरा भला कहेगा हुकूमत को हमारे अच्छे वाले ताल्लुकात थे, तुमने पानी बंद करने की कोशिश की ना, तो अभी तुम्हारे पास पानी बंद करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वो तुमने पहले शोर मचा दिया, उसका तो नुकसान पता नहीं कल कला को क्या होगा। और पाकिस्तान ने जारी बात बता चुका कि दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो कहते हैं हमें अभी तो मुश्किल में डाल दिया आप लोगों ने। सो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो ये चीज और दूसरा जो नैरेटिव है उनका, उस नैरेटिव को कोई बाय नहीं करेगा चीज दफा। उनके इस नैरेटिव को वहां की ऑपोजिशन जमातें, एक आम हिंदुस्तानी जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आ रही हैं और जो स्पेशली जो कर्नाटक के वजीर आला हैं वो कहते हैं जनाब ये इंटेलिजेंस की नाकामी है, पाकिस्तान से लड़ना बेकार है। जस्टिस मर्कंडे काटजू जो है वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से जंग की तो भारत की मईशत का कचूमर निकल जाएगा। तो वहां पर ऑपोजिशन हुकूमत खुद जो है अपने अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस नहीं कर पा रही है इस मामले के ऊपर। जी, सो वो बेसिकली असल मकसद है ग्लोबल हाइप क्रिएट करना।
और जिस तरह कभी किसी वेस्टर्न दुनिया में कोई हमला होता है तो जिस तरह वो सर्विसेज होती हैं, कैंडल लाइट, वो सब जो तरीकाकार है एक अपने आप को बताना, तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो इंडिया से आवाज आ रही है और पैटर्न समझ जाए इमरान साहब। देखिए सवाल ये है कि हर 5 साल में एक वाकया और फिर उसके इर्द गिर्द आप चीजें घुमाते रहते हैं। अब दुनिया ये समझ गई है कि ये बेसिकली और जो पाकिस्तान ने आज जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि हम एक इम्पार्शियल एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, न्यूट्रल किसी जगह पे आए, बैठें, किसी को अपना बताएं, आप भी हम भी बैठते हैं, जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ हम भी बताते हैं, आप भी बताएं, न्यूट्रल इंक्वायरी करवाते हैं। वो ये करवाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर न्यूट्रल इंक्वायरी कराएंगे तो पकड़े जाएंगे। आपने देखा कि जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई, FIR इस वाकये के होने के ठीक 10 मिनट बाद दर्ज करवाई। एग्जैक्टली जहां ये क्या हुआ है वहां से ये जो पुलिस स्टेशन है वो 6.5 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि ये सारा कुछ जो है ये प्लान किस तरह का है। ये लोग ट्रस्ट वर्दी रही नहीं, स्टोरी उनकी उन्होंने जो घड़ी थी वो स्टोरी नहीं कोई मान रहा। अच्छा, अब पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं, जो पाकिस्तान ने रेस्पॉन्स किया, इसके ऊपर भी जरा मैं जानना चाहूंगा कि कितना टाइमली पाकिस्तान का रेस्पॉन्स है। और फिर हमारे वजीर दिफा ने कहा कि इसको उसमें ना रहिएगा, जवाब भरपूर दिया जाएगा और पाकिस्तान 200% किसी भी जवाब के लिए। देखिए हमारी पॉलिसी भारत के हवाले से क्विड प्रो को प्लस, तो अगर आप हमें एक मारेंगे तो हम 3 मारेंगे। तो देखें इंडिया के पास कैपेबिलिटी तो है और कैपेबिलिटी हमारे पास है, तो हमने तो इनिशिएट नहीं करना। ये हमारी पॉलिसी ये है कि हमने कुछ शुरू नहीं करना, हमने हमला नहीं करना। वो करेंगे तो फिर हम उस क्विड प्रो को प्लस काम करेंगे। वो जो भी फिर हमसे हुआ, जैसे चीजें हमसे चलाई गई हम वो चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ मीडिया को सारी इंफॉर्मेशन दे के जिंदा है, बाकी अवामी सतह पे ये तासुर मौजूद है कि ये हर 4 साल बाद 3 साल बाद वाकया होना और उसको इतना चलाना, इतना शोर डालना, इतना कुछ करना, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज ओवर नाउ। और इतनी लंबी कहानियां सुनाना, दुनिया अब समझ गई है इन सारी कहानियों को। तो अमेरिका की आपने बात की, जो दीगर ज़ाहिर है कि वो जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, रियासतें हैं और खित्ते के दीगर ममालिक हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं? सूरत हाल बेहतर कैसे होगी? ज़ाहिर है कि जंग जो है वो किसी के हक में नहीं है। देखिए जी, प्रॉब्लम यह है कि इस खित्ते में ना तो इंडिया ये चाहता है मीडिएशन, ना वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहता है, ना वो डायरेक्ट बात करना चाहता है। तो ये एक जिंगोइज्म है वहां पे, जो वन साइडेड अपनी मर्जी से सारी चीजें करना चाहते हैं। तो इस चीज को जहन में रखें कि ये वन साइडेड ही होगा। और वन साइडेड ये है कि वो बात ही नहीं करना चाहते, वो ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब को समझें, उनकी पॉलिटिक्स को समझें, उनकी चीजों को समझें। अगर आप नहीं समझते तो फिर हमारी गलती है। हमने हर उनके इलेक्शन में उम्मीदें लगा ली कि उनसे बात होगी, हर वज़ीर आज़म ने उम्मीदें लगाई कि उनसे बात होगी। सो मैं नहीं समझता कि हमें शायद नरेंद्र मोदी को थोड़ा मजीद समझने की जरूरत है। ठीक, और इसकी कीमत खुद भारत को क्या अदा करनी पड़ेगी? नरेंद्र मोदी का जो एरा, जो राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया का उनका जो दावा पिटा है बुरी तरीके से, खुद भारत जो है वो क्या इसकी कीमत अदा करेगा? देखिए वो तो कीमत, नरेंद्र मोदी साहब को बेसिकली गुस्सा बहुत है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर ने क्योंकि उनको वोट नहीं दिया, कश्मीर में वो इलेक्शन हार गए। पहले उन्होंने 370-35 के स्टेटस को रिवोक किया, फिर 5 साल इलेक्शन नहीं होने दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाए, तो उसके बाद इलेक्शन हार गए। तो वो अब जो टूरिज्म स्पॉट है उसको हिट कर रहे हैं ताकि बाकी इंडियंस वहां ना जाएं और वहां पे कश्मीर अकेला रहे, कश्मीर आइसोलेटेड रहे, कश्मीर बाकी इलाके में इंटीग्रेट ना कर सके। सो वो बेसिकली कश्मीर को सजा दे रहे हैं, मुसलमानों को वहां पे सजा दे रहे हैं। तो और वो ये देते रहेंगे बिकॉज उनकी आपको पता है पॉलिसी है, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले, वो एक लॉन्ग टर्म इस अंदाज में चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो अब तक की डेवलपमेंट पे हमें अपडेट कर रहे थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। जिस तरीके से भारत का जो एग्रेशन है, जो जंगी जुनून है, उसकी वजह से 2 न्यूक्लियर स्टेट जो है वो आमने सामने हैं और दुनिया इस वक्त देख रही है कि भारत जो है वो किसी पल जो है वो चैन से नहीं बैठ रहा, लेकिन इस एग्रेशन की कीमत पूरे खित्ते को अदा करनी पड़ेगी। और एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे भारत का जो वाटर एग्रेशन है, जो भारतीय आबी जारियत है। आज उसने एक बड़ा जो एक मकरू फेल जिसे हम कहेंगे वो किया, और उसने आज दरियाए झेलम में
पानी बगैर इत्तला किए छोड़ दिया, जिससे वहां पर पानी की सतह काफी बुलंद हो गई है। ये क्या माजरा है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे भारतीय आबी जहरियत की। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी अपने तई जो है वो मनसूख कर दिया, और उसके बाद आज हमने देखा कि बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटियाबाला में दरियाए झेलम में उसने पानी छोड़ दिया, जिसके बाद वहां पानी की सतह दरिया झेलम में अचानक बुलंद हो गई। सूरत हाल क्या है? क्या भारत ये जो उसने वाटर एग्रेशन इस वक्त जो इस्तेमाल कर रहा, ये कहां तक जाएगा? फिर दूसरा, पाकिस्तान के दरियाओं का पानी, उसका रुख मोड़ना या पाकिस्तान के पानी रोकना क्या प्रैक्टिकली भारत के लिए मुमकिन है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेहरी, माहिर माशियात और CEO हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो इस आबी समझ लें कि जो भारत की दहशतगर्दी है, इसको आप क्या नाम देंगे? क्या भारत इस ट्रीटी को अपने तौर पर यकतरफा तौर पर मनसूख कर सकता है या नहीं? इसका लीगल स्टेटस, पहले मैं इसके ऊपर जरा आपसे बात कर लूं। जी, लीगल अगर इसको देखते हैं तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जो कि उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक दोनों फ्री कैंप जो हैं वो इसको खत्म करने का इंदिया ना देते। इसमें उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती जब तक कि दोनों पार्टीज जो हैं वो उस पर राजी ना हो जाए, और इसकी कोई एंड डेट नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है। ये एक ऐसा मुआहदा है जो कि अगर आप माजी में देखें तो दो बड़ी जंगें और उसके अलावा जो बहुत से कन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं बॉर्डर पे, क्रॉस बॉर्डर जो इवेंट्स थे, उन सबको ये अभी तक बर्दाश्त करता चला आ रहा था और इसको एक सक्सेसफुल ट्रीटी के तौर पे कोट किया जा रहा था। और सर इस एग्रीमेंट में लिखा है कि जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं सिर्फ वो तय होंगे, वो भी कमीशन में चले जाएंगे, लेकिन किसी भी सियासी इख्तिलाफ की बिना पर इसको छेड़ा नहीं जाएगा। ये तो बाकायदा इसके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, और इसकी सैंक्टिटी जो है वो जो द वियना कन्वेंशन जो है ऑन ट्रीटीज, ये उसके तहत अभी तक इसकी सैंक्टिटी थी। इसकी और वजह भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये क्यों इंडिया ने अभी तक इसको नहीं छेड़ा था। अब इंडिया का जो मौजूदा इकदाम है जिसमें यकतरफा तौर पे उसने इसको हेल्ड इन अबेयंस, यानी इसको ना मानने का इनकार वो जो है वो ऐलान कर दिया है, जब तक उसकी चंद शराइत जो है वो पाकिस्तान उस पर बातचीत नहीं करता। और वो शराइत ऐसी है जिनका कि बिल्कुल कोई जवाज ही नहीं है उन पर बात करने का, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी शवाहिद के। अगर पाकिस्तान को इंडिया के अंदरूनी मामलात में जो है वो इन्वॉल्वमेंट के लिए एक्विजिशन की जाए, तो ये एक ऐसा इक़दाम है जिसको कि आप किसी और फोरम पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका इस मुआहदे से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। और इंडिया का जो इक़दाम है अभी तक तो इसको ये समझा जा रहा था और अक्सर डिस्कशन में कि शायद इसका मतलब पानी बंद करना होगा पाकिस्तान का। और मैं इस पे बड़ा कॉन्टिन्यूसली कह भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ कि कोई वाटर कूलर नहीं जिसका कि आप टैप ऑन कर दें या ऑफ कर आना बंद हो जाए। बहुत सी रीजन की वजह से पानी को बंद करना इंडिया के लिए एटलीस्ट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म वो प्रैक्टिकली नहीं है। लेकिन एक चीज जो इंडिया कर सकता है और जो कि आज उसका जिसने एक अमली मुजाहरा भी किया जिसको वाटर एग्रेशन का नाम दिया जा सकता है, आपने दुरुस्त इसको आबी जारियत का नाम दिया, कि पानी के बहाव को अनप्रडिक्टेबल कर दे, अचानक बगैर इतला के पानी जो है वो बहुत ज़्यादा छोड़ दे, ड्राई सीजन में पानी बंद कर दे एक आध दिन के लिए, तो वो एक ऐसी चीज़ होगी जो कि जाहिर है कि बड़ी नुकसानदेह होगी। अब अगर हम इसको देखते हैं कि इंडिया पानी बंद क्यों नहीं कर सकता, तो उसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली चीज़ तो यह है कि वो जो दो डैम इंडिया ने बनाए हैं, किशन गंगा और बगलियार डैम, वो रन ऑफ द रिवर डैम है जिससे बिजली तो पैदा की जा सकती है, उसके बाद पानी को स्पिलवेज में छोड़ना होता है, वो स्टोरेज डैम नहीं है। तीसरा एक डैम वहाँ पे रटल डैम भी, वो भी इसी तरह से रन ऑफ द रिवर डैम होगा जिसमें पानी जखीरा नहीं किया जा सकता। तो ये जो एक तिब्बत से पानी का बहाव जो शुरू होता है वो लोअर रेपराइन एरिया की तरफ आता है, उसको किसी सूरत में भी वहाँ पे बड़े स्टोरेज डैम के बगैर रोका ही नहीं जा सकता, अल्टीमेटली उसको नीचे आना है। और अगर हम वहाँ पे डैम बनाने की बात करते हैं तो वो एक हाईली सेस्मिक एक्टिव जोन है, सेस्मिक
जोन 4-5 क्लासिफिकेशन में आता है, यानी कि वहां पे जल्जले जो हैं वो छोटे मोटे जल्जले आने का सिलसिला लगातार उसमें चलता रहता है हिमालयन रेंज में। अब उस इलाके में खुदाई करना, वहां पे डैम बनाना, मेगा स्केल पे पानी जखीरा करना, ये बजाते खुद मौत से खेलने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स को जब इम्बैलेंस करेगा तो ये एक लूज लूज सिचुएशन होगी। इसी तरह से अगर वहां पे टनल्स बना के, कैनाल्स बना के पानी को डाइवर्ट किया जाए तो उसके लिए भी ये खुदाई करना लाजमी होगा, जो कि शायद वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो हो जाए, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है उसको करना। बट सर मच बिफोर दैट हम अगर एक वर्स्ट केस सिनेरियो अगर करते हैं कि भारत अगर इसको मंसूख कर देता है, तो फिर भारत ने जितने भी डैम्स वहां पर बनाए या उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया या उसके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, जिसकी जो इस वाटर ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान खामोश था, वो हमारी निशानी के ऊपर आ जाएंगे। फिर तो हम एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, फिर तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं फिर तो। ये देखिए, लेकिन ये लूज लूज सिचुएशन होगी ना। ये इसका एक ऐसा कर भी लेता है तो उसका इंडिया एक ऐसा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सेट कर रहा होगा जो कि जिसका सबसे बड़ा वो विक्टिम वो खुद बनेगा। हमारा साथ तो उसकी फिर एक ट्रीटी चल रही थी चाइना के साथ, वो ब्रह्मपुत्र बेसन जो है वो शेयर करता है। चाइना अपर राइपेरियन कंट्री है और चाइना और इंडिया का पानी का कोई मुआहदा नहीं है। 2016 में चाइना ने डाकलम का जब बॉर्डर पे वहां पे इशू बना तो चाइना ने पानी जो है उसकी इंफॉर्मेशन देना बंद कर दी और न्यू दिल्ली में एक पैनिक क्रिएट हो गया था। ये अभी तक चाइना इंटरनेशनल नॉर्म्स की वजह से सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और किसी किस्म का वहां पे जो है पानी उसको रोकने की बात नहीं कर रहा। अगर इंडिया जो है वो एक प्रेसिडेंट सेट करता है तो यकीनी तौर पे ये चाइना को दावत देने का मुतरादिफ होगा कि चाइना फिर उस एरिया में बड़े डैम भी बनाना शुरू कर दे और वहां पे वाटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी बंद कर दे, जिसका निशाना जो है वो खुद भारत बनेगा। ठीक है। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ये जो श्रीलंका के साथ भी है और फिर बांग्लादेश के साथ भी है। बांग्लादेश श्रीलंका तो नहीं, श्रीलंका तो आइलैंड है, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है और नेपाल के साथ है। तो जाहिर है कि ये एक जो लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाएगा इन तमाम ममालिक में जो कि इत्तेफाक से लोअर रिप्राइन है, तो वहां पे ये एक इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी होगी, एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी आएगा। लेकिन ये सारी बातें करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि भारत की आबी जारी है जो है उससे हमें चौकन्ना नहीं रहना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो इसमें सर दिस इज द पॉइंट, हम चौकन्ना कैसे रह सकते हैं। पाकिस्तान को जाहिर है कि यहाँ से कुछ आगे के लिए भी सोचना होगा, हमें क्या इक़दाम करना होंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। देखिए, जो अप्रैल टू सितंबर का पीरियड है उसमें तो पानी इतना वाफर होता है कि इंडिया अपने जो 3 मशरकी दरिया है उनमें भी पानी रिलीज करता है वहां पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लड से बचाने के लिए, तो पानी पाकिस्तान की तरफ आता है। तो इस पीरियड में तो पानी के शॉर्टेज का खतरा नहीं है। असल इशू जो है जिसका चैलेंज हमें बन सकता है वो विंटर में है, जो कि ड्राई सीजन होते हैं और उसमें अगेन इंडिया पानी को जो है वो ये नहीं कि 2 महीने के लिए बंद कर दे, वो अपने स्पिल बेस के जहाँ पे वो बिजली पैदा कर रहे हैं उसको वो बगैर इतला के बंद कर सकता है, बगैर इतला के खोल सकता है। और अगर ये अनप्रडिक्टेबिलिटी जिसका भी आपने दरिया झेलम में फ्लड की बात की मुजफ्फराबाद पे, तो इस तरह की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है जाहिर है कि वो 2 तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। एक तो हम फ्लड के लिए तैयार नहीं होंगे और दूसरा ये है कि हमें जो अपनी यहाँ पे प्लानिंग करनी होती है अपने नहरी निज़ाम के लिए, जिसपे फिर एग्रीकल्चर का सारा दारोमदार है, बैनुस सूबाई जो पानी की तकसीम है उसके लिए, नहरों की वाराबंदी के लिए कि कौन सी नहर कब खोलनी है, बिजली की जनरेशन मंगला और तरबेला तकरीबन 1/3 जो पाकिस्तान की बिजली है वहां से पैदा होती है। तो वहां पे एक जो प्लानिंग का क्राइसिस बनेगा वो एक बड़ा चैलेंज होगा, जिसके लिए हमें फिर अपनी जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग है उसको बहुत एफिशिएंट और बहुत बेहतर बनाना होगा। अभी तक इस ट्रीटी की वजह से इंडिया बाउंड है कि वो अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे शुरू करे उसको पाकिस्तान को मुतला करना होता है, पाकिस्तान उसको चैलेंज कर सकता है, जैसा कि बगलियाल या किशन गंगा के केस में पाकिस्तान ने किया भी। तो इंडिया अगर उसको मानने से इनकार कर देगा तो जाहिर है कि वो अपनी नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत बड़ा ये सर हो सकता है बिल्कुल कि वो जाहिर है कि फिर अपना डिजाइन जो है वो भी तब्दील कर सकता है। ये इस तरह की चीजें की जा सकती हैं वहां से, बिल्कुल की जा सकती हैं। और उसके लिए फिर हमें जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग है
उसको बहुत एक्टिव करना होगा ताकि हमें तैयार रहे। और दूसरा जो इस वक्त अवेलेबल पानी है उसको अब हमें बहुत एफिशिएंटली और बड़ा संभल के यूज करना होगा। अगर ये सारा कुछ ना भी होता तो पाकिस्तान एक वाटर स्केर्स कंट्री बन रहा है, अमलन बन चुका है। तो उसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको अब देखना होगा कि उसको हमें अपने पानी के इस्तेमाल को, खा वो डोमेस्टिक यूज है या एग्रीकल्चर यूज है या वो कहीं भी है, उसको हम संभल के इस्तेमाल करें और अपनी स्टोरेज और रिजर्वायर्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जब ये मौजूदा जो सीजन है जिसमें पानी की बहुतायत होती है, इसमें पानी को स्टोर किया जाए ड्राई सीजन के लिए। ठीक है, यानी हमें अपनी स्ट्रेटजी है वो तय करनी होगी। साथ साथ जो हम हमेशा डैम्स के ऊपर सियासत करते हैं, हमें उससे बाहर निकलना होगा और पाकिस्तान के वसी तर मफादात में जो है वो आगे बढ़ना होगा, एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद। वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। गो के हुकूमत दरिया सिंध के ऊपर नई नहरों के हवाले से जो मामला चल रहा था उस पर पीछे हट गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर सिंध की जो सियासी क़ुव्वतें हैं उन्होंने भरपूर इसकी मुखालफत की और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। अब यह तय हुआ है कि ये नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी, लेकिन इस वक्त भी सिंध की चंद सियासी जमातें, बिलखुसूस वकला जो है वो अब भी सड़कों पर मौजूद हैं, सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त हमारे साथ बबरलो बाईपास सखर से, जहां पर इस वक्त वकला का एहतजाज, बैरिस्टर सरफराज अली मैथलो साहब मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार के। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा इस पे अब जश्न मना रही है अपने मौक़िफ़ के हवाले से कि हुकूमत को पीछे हटना पड़ा, नहरें अब नहीं बनाई जाएंगी, मामला तय हो गया है। और लेकिन आप लोग अभी भी धरने पर हैं, आप लोग अभी भी एहतजाज पे हैं, क्यों? देखें, वकला बरादरी जब तक इन कैनालों को कैंसिल करने का हाथ में नोटिफिकेशन नहीं जारी होता तब तक सरापा एहतजाज रहेगी। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, उनकी एक सियासी पेशकश हुई है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलके कैनालों के मनसूखी के लिए एक अपने दरमियान एक अमल तय किया हुआ है, एक किस्म की उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ये भी एक सियासतदान के लिए सेलिब्रेट करने का मौका जरूर हो सकता है, लेकिन वकील जो कि नहीं, आपके क्या कंसर्न है सर? आपके कंसर्न क्या है कि मतलब ये नोटिफिकेशन आप समझ रहे हैं कि दाल में कुछ काला है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं अखज़ करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी इसमें कुछ मजीद स्टेप्स लेना बाकी हैं और जब तक वो नहीं लिए जाएंगे तब तक हम ये धरना खत्म नहीं करेंगे। तो मजीद स्टेप्स क्या होंगे, क्या होना चाहिए? CCI की मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद उनको कैनालों के मनसूखी का एक बाकायदा फैसला लिया जाएगा, जिसका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि सिंधु दरिया के ऊपर कोई नए कैनाल नहीं बनाए जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है हुकूमत CCI में मामला क्यों नहीं लेकर जा रही? और CCI का इजलास वैसे तो हर 90 दिन में होना था, लेकिन यहाँ पे साल से ऊपर हो गया है, अभी तक ना हो सका। 2 मई को CCI का इजलास रखा गया है। हम तो उम्मीद है कि उसमें हुकूमत ये मामला रिजॉल्व करेगी। बसूरत दीगर वकला अपने तहरीक और अपने धरनों को मजीद उसमें तेजी लाएंगे और नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये मुझे बताइए, इस बीच में अभी जो नुकसान हो रहा है मईशत का, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पे धरना भी है और उसके बाद आमदरफ्त और तरसील जो है, नकलो अमल जो है वो सारी मुअत्तल है, ये भी तो नुकसान है ना सारा, सरफराज साहब? देखेंगे, ये हुकूमत का काम है कि इन चीज़ों के ऊपर सोचे। हमारा काम ये है कि हम सिंध के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो निकले हैं, पूरे सिंध की आवाम सरापा एहतजाज है। हम उस हक की जो कि हमारा देरपा और दायमी हक है, पानी, उसको महफूज करना हमारे लिए सबसे अवलीन तरजीह है सर। नहीं तो आपकी कि अगर ये नहरें निकाली जाती है तो सिंध जो है वहां पर खुश्क साली हो जाती। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो वाटर एग्रेशन के ऊपर उतर आया, उसने अपने तौर से इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मनसूख कर दिया। तो पाकिस्तान में तो एक जनरल कंसेंसस होना चाहिए डैम्स के हवाले से, पाकिस्तान में तो सोच मुख्तलिफ अभी होनी चाहिए, क्या कहेंगे?
लेकिन पूरी दुनिया में डैम्स की स्ट्रैटेजी अबंडन हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक जो कि पूरी दुनिया में डैम्स को फंड करता है, उन्होंने आज से चंद साल पहले ये फैसला लिया कि आज के बाद हम कोई नया डैम नहीं बनाएंगे। जो डैम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो नाकाबिले मुनाफा है और उसका कोई अदरवाइज सोशल या ज्योग्राफियाई या माहौलियाती फायदा नहीं होता। और नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि जिस तरीके से इंडिया ने डैम्स बनाए, उसके बाद वहां पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए और बिजली एक बहुत बड़ा मसला है, तो ये सारी चीजें बनाई है ना। डैम्स तो पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो कंसर्न है वो अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हुई, कालाबाग डैम के ऊपर हुई और दूसरे ये नहरें जो है इनके ऊपर भी बड़ी सियासत हुई है। लेकिन सियासत नहीं हो, हम वकीलों का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं, न हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि सिंध का पानी सिंध के लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो कराची में रहने बसने वाले हों, हैदराबाद में बसने वाले हों या ऑल द वे सत्तर घोटकी में बसने वाले हों। सिंध का पानी कहीं और मिसयूज नहीं होना चाहिए। सिंध की सूरत हाल ये है इस वक्त कि, और ये जो बाहमी एतमाद का फुकदान है, इसके जिम्मेदार भी माजी के हुक्मरान रहे हैं, जिन्होंने एक झूठ बोल के नहरी मंसूबा जारी किया और उसके बाद सिंध का पानी, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने ग्रेटर सर कैनाल बनाने की कोशिश की, उन्होंने जो दूसरा फ्लड कैनाल बनाने की कोशिश की और ये कहा कि ये सिर्फ बारिशों के मौसम में फ्लड की सीजन में कैनाल बहाया जाएगा। लेकिन अब आप देखें कि वो गुड्डू से पूरा साल चलता है, जिसकी वजह से सिंध में 15 रोज के बाद भी पानी नहीं मिलता जमीनों को। अच्छा, अब बात ये है कि ज़ाहिर के ये आप जो बात कर रहे हैं इस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास वो भी होना है और फिर वहां से नोटिफिकेशन हो भी जाता है, तो पीपल्स पार्टी, आप एहतिजाज पे बैठे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर के लीड कर रही है। क्या मैं इसको कहूँ वो लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप जो है मेरे ख्याल से क्या कहिएगा सरफराज साहब? देखिए, हम यहाँ पे क्रेडिट लेने नहीं आए कि वकला को किसी क्रेडिट की जरूरत है। हमारे लिए हमारा काला कोट बहुत है, हमारा क्रेडिट सारा उसी हमारे अपनी बाहमी जो वकला बरादरी की जो इत्तेहाद और जमात बंदी है वो हमारे लिए काफी है। अल्लाह ताला ने उसकी बहुत इज्जत की है। नहीं तो अगर सर मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, वकला जो है वो कोर्ट में अच्छे लगते हैं ना, वहाँ मुकदमात और ये सारी चीजें, आप सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, इसमें क्या है? आपसे ये बात पहले भी आप शायद भूल जाते हैं बहुत जल्दी। एमआरडी की मूवमेंट वकला ने चलाई थी, उसके बाद 2007 की डेमोक्रेसी की मूवमेंट वकला ने चलाई थी। अब शायद वो लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि वकला किसी तरह के अवाम के हकूक के लिए रोडों पे ना निकलें। पहले जब उनको सूट करता था तो वो हमें बड़ा अप्रिशिएट करते थे, अब एक सोच को ये बात सूट नहीं करती तो इसकी मुखालफत करते हैं। बहरहाल नहीं, लेकिन मेरी पिछले हफ्ते जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम वकला, हम हर उस जमात के साथ हैं जो नहरों के मुखालिफ है, ये आपने कहा था ना मुझे कि हम हर उस जमात के साथ हैं। तो मैं वही उसी कॉन्टेक्स्ट में पीपल्स पार्टी की अप्रोच को देख रहा था सर, वो आप किस आज भी हमारा मौक़िफ़ चेंज नहीं हुआ। हम हर उस जमात और उस शख्स के साथ हैं जो नहरों की मुखालफत कर रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून हो या कोई और कॉम्प्रस या मजहबी तंजीम हो। ठीक, लेकिन क्या आज आप समझते हैं कि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसी है, वो बड़ी मुनसिफाना है या वो बड़ी सफिशिएंट है कि बदीन में और दीगर अजला में पानी जो है वो मुनसिफाना मिल रहा है? वहां पे कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। देखें, दो सिंध के मसाइल हैं। पहला मसला है सूबों के दरमियान बाहमी पानी की तकसीम, जो हमारे दरमियान 1945 की सिंध में वाटर एग्रीमेंट हुई थी, उसको मजीद सिंध के खिलाफ एक नया कानून अरसा एग्रीमेंट के थ्रू बनाया गया, जिसमें हमारा शेयर मजीद कम हुआ। और एक मसला ये, अब ये मजीद कैनाल बना के हमारे पानी को मजीद कम करना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते किसी सूरत। एक हमारा मसला ये है। दूसरा, सिंध के अंदर पानी की तकसीम का मसला है। यहाँ पे कुछ सरमाएदार और ताकतवर लोग हैं जो अपनी जमीनों के लिए पानी अपने हिस्से से ज्यादा ले जाते हैं और आम आदमी, गरीब आदमी उस पानी के लिए तरसता रहता है। तो ज़ाहिर है वो मामला तो फिर हुकूमत सिंध से आपने तय करना है ना, वो मामला तो फिर वहां पे जाके तय होगा।
पहला मामला हमारा यहाँ पे तय है, जो वफाक के साथ है कैनालों वाला, वो वफाक उसको हल करेगा। दूसरा मामला हम हुकूमत सिंध के साथ उठाएंगे, जिसमें हमारे 2 मामला हैं सिंध हुकूमत सिंध के साथ। एक, सिंध की 1,92,000 अराजी कारपेट फार्मिंग के नाम पे कुछ सरमाएदारों को दी जा रही है, जिसमें लोगों की आबा अजदाद के गाँव वगैरह सब उसमें उजड़ जाएंगे। हम उसके भी हक में नहीं है। नहीं तो कारपेट सर कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो उसमें अगर वहां पर फसलें उगाई जाएंगी, जो इस वक्त नक्शा दुनिया के सामने है, जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से, और इसमें बुरा क्या है? कॉर्पोरेट फार्मिंग में बुरा क्या है अगर आपकी फसलों की ईल्ड बेहतर होती है? जरा ये बताएं ना। कारपोरेट फार्मिंग में ये बुराई है कि आप एक आम किसान से जमीन छीन के एक सरमाएदार को दे रहे हैं। अयूब खान साहब के जमाने में इसी तरह से लाखों एकड़ अराजी सिंध की सरमाएदारों के हवाले कर दी गई, किसी ने कोई फार्म नहीं बनाया, सारी वो जमीन अवाम को वापस पैसे लेके बेच दी गई, उनके आबा अजदाद की जमीन जब्त करके वापस उनको बेची गई एकड़ों के हिसाब से। अभी भी मैं बताऊं, सिंध के अंदर आज तक कोई कारपेट फार्मिंग नहीं हुई। पहले इन्होंने 10 लाख एकड़ इनके पास चोलिस्तान में है, वहां पे कारपेट फार्मिंग करें, कामयाब हो जाते हैं तो फिर सिंध की तरफ का रुख करें। बहरहाल हम किसी सूरत, ठीक है, जाहिर है कि जो आपके जायज कंसर्न्स हैं, जो मुतालबात हैं, उसको यकीनन जो है वो परखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे फराज अली मैथलो साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। और नाज़रीन, यकीनन इस वक्त इन तमाम मामलों के ऊपर, ये जो पानी का बिलखुसूस पानी का मामला है, इसके ऊपर एक अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द प्रोविंस और अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक जनरल कंसेंसस इंतहाई ज़रूरी है, और उसी के बाद आगे बढ़ा जाए किसी भी प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।